आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है थ्री सन्स ऑफ अ किंग। थ्री सन्स मतलब तीन पुत्र, किसके? ऑफ मतलब का, के, की वाला सेंस आता है। थ्री सन्स ऑफ अ किंग, एक राजा के, है ना। एक राजा के तीन बेटे। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ सीखने को मिलेगा। सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, रीडिंग, ट्रांसलेशन, हार्डवर्ड, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, स्ट्रक्चर, all the things will be explained in detail. Okay, so let's start the video lecture. Okay, देखो क्या है। Once, एक बार, there lived a king named Ralph. एक बार की बात है, क्या हुआ था? There lived मतलब रहता था। कौन रहता था? A king, एक राजा रहता था। Named मतलब जिसका नाम था, या नाम का, किस नाम का? राल्फ नाम का एक राजा रहता था। एक समय की बात है। आप बोलोगे सर आपने देयर का मीनिंग वहां नहीं लिखा, इसका मीनिंग यहाँ वहां नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो देयर का किस सेंस में यूज किया गया है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ऑन द वर्ज ऑफ का क्या इस्तेमाल है, ठीक है, कैसे यूज करना है, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। हेड के यहाँ पर क्या यूज है, हेड किस सेंस में और यूज किया जा सकता है। यहाँ पर पहले अ किंग लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर द किंग क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो फर्स्ट से पहले द का यूज किया है, सेकंड से पहले द का यूज किया है ना, थर्ड से पहले भी द का यूज किया है, ये कौन सा रूल है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। वीडियो हो सकती है थोड़ी सी बड़ी बन जाए क्योंकि चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है। तो देयर का यूज थोड़ा सा आप समझ लीजिए एक बार। यहाँ पर देखो यूज ऑफ देयर, है ना। देखो जब भी आपको लिखना हो, जैसे एक सेंटेंस है एक राजा था, इसको इंग्लिश में लिखना है तो आपको सबसे पहले एक एक वर्ड की इंग्लिश पता होनी चाहिए। एक के लिए आप क्या लिखते हैं? अ। राजा के लिए क्या लिखते हैं? किंग। वॉज के लिए क्या लिखते हैं? था। तो आपका सेंटेंस बन जाता है अ किंग वॉज। और रूल ये कहता है पहले सब्जेक्ट को लिखो, सब्जेक्ट है आपका अ किंग और वर्ब है आपकी था, अ किंग वॉज। तो क्या ये सेंटेंस सही है क्या? ये सेंटेंस अधूरा सा लगता है, इसलिए सेंटेंस गलत है। सेंटेंस ऐसे आपको नहीं बनाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉज के बाद कुछ है नहीं और सेंटेंस कंप्लीट सा नहीं लगता। इसलिए हम इस सेंटेंस में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है आपका एक राजा, अ किंग, इसको लास्ट में लिख देते हैं, देखो, और बीच में लिख देते हैं वर्ब को, और शुरुआत करते हैं सेंटेंस की देयर से। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। तो देयर रियल सब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जैसे मैं बोलूं दो राजा थे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ध्यान से देखना, दो राजा थे, आप पहले बनाओ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो इसी तरह से, ठीक है। हाँ अब मैं करता हूँ, दो राजा थे तो मैं ऐसे कर देता हूँ, टू, नहीं देयर से स्टार्ट किया ना, हाँ तो पहले मैं भी देयर लिखूंगा, देयर वॉज टू किंग्स। ऐसे किया था आपने, गलत है, ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ सब्जेक्ट है दो राजा, मेन सब्जेक्ट दो राजा है। देयर मेन सब्जेक्ट नहीं होता, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। मेन सब्जेक्ट क्या है? दो राजा, टू किंग्स, है ना। तो आपको वॉज नहीं लगाना है। जब सब्जेक्ट टू किंग्स है, प्लूरल है, तो आपको वर लगाना पड़ेगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर वर टू किंग्स। यह है आपका सही सेंटेंस, देयर वर टू किंग्स, दो राजा थे, ठीक है। वर क्यों लगा? क्योंकि टू किंग्स है आपका मेन सब्जेक्ट। तो देयर के हिसाब से आपकी वर्ब नहीं लगती है, क्योंकि देयर कोई आपका मेन सब्जेक्ट नहीं होता। वर्ब लगती रियल सब्जेक्ट के हिसाब से, जो कि आगे लिखा जाता है, टू किंग्स। यहाँ पर अ किंग था तो वॉज लगा, यहाँ टू किंग्स था तो वर लगा, ठीक है। समझ गए देयर का यूज? तो वैसे ही यहाँ पर यूज किया गया देयर का। एक बार देयर लिव्ड, रहता था, कौन रहता था? अ किंग, एक राजा। नेम्ड मतलब नाम का, किस नाम का? राल्फ नाम का। इस नेम्ड को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं सेंटेंस को। देखो देखो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते थे, वंस देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड राल्फ, इसको ऐसा लिख सकते थे, वंस देयर लिव्ड अ किंग, एक बार एक राजा था। नेम्ड के बदले आप लिखो हुज नेम वॉज, जिसका नाम था राल्फ। आप ऐसा लिख सकते थे इस सेंटेंस को। लेकिन ये जो हुज नेम वॉज, इतना जो अंडरलाइन किया है मैंने, इसके बदले आपने सीधे एक छोटा सा वर्ड लिख दिया जिसका नाम था नेम्ड, आपने ऐसा लिख दिया। तो सेंटेंस को आपने छोटा बनाया। तो ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है पहला वाला, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी सही है। तो इसी का सेंस है वंस देयर लिव्ड अ किंग हुज नेम वॉज राल्फ, या फिर
नेम्ड राल्फ, डायरेक्ट आप लिख सकते हो इतने के बदले में सिर्फ इतना। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, एक समय की बात है, एक राजा था, नेम्ड मतलब नाम का, क्या नाम का? राल्फ नाम का। ही हैड, उसके थे या उसके पास थे, क्या थे उसके? 3 सन्स, 3 बेटे थे, उसके 3 बेटे थे। ठीक है, हैड का मतलब होता है पास होना या किसी के बेटा बेटी पुत्र ये सब होना, है ना, किसी चीज के अंदर कुछ होना। देखो ये भी थोड़ा सा मैं समझा ही देता हूं। देखो जब हैज या हैव लगाते हैं तो प्रेजेंट की बात होती तब हैज या हैव, और पास्ट की बात होती तो हैड। तो हैज किन सब्जेक्ट के साथ लगता है? जैसे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी का नाम जैसे कि सीता हो गया, राम हो गया, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे बॉय गर्ल, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? हैज। और हैव किसके साथ लगाते हैं? हैव हम लगाते हैं आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि बॉयज गर्ल्स ये। और हैड तो पास्ट वाली फॉर्म है, एक ही फॉर्म होती तो सबके साथ हैड आप लगा लेते हो। ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं, और इसका सेंस क्या होता है? जब अकेला आपके सेंटेंस में हैज, हैव या हैड आ जाए तो उसका 3 सेंस होते हैं। जैसे किसी के पास कुछ होना, या किसी के भाई बहन दोस्त बेटा बेटी आदि होना, या फिर किसी इंसान या चीज के अंदर कुछ होना, ये वाले सेंस आते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा ना, सब समझ में आ जाएगा ना। तो सबसे पहले हम इस चीज को पकड़ते हैं, किसी के पास कुछ होना। जैसे मैं बोलूं राहुल के मेरे पास पैसे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव मनी, आई हैव मनी। मैं बोलूं राहुल के पास पैसे हैं, अब राहुल कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, है ना। देखो किसी का नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो राहुल के साथ क्या आएगा? राहुल हैज मनी आएगा। और जब थे वाली मीनिंग देना है, पास्ट वाली देना है, तो हैड आ जाएगा। मेरे पास पैसे थे तो क्या बोलूंगा? आई हैड मनी, आई हैड मनी। राहुल के पास पैसे थे, कैसे बोलूंगा? राहुल हैड मनी, क्या बोलूंगा? राहुल हैड मनी। ठीक है, तो ऐसे जब हैड है तो कोई हर सब्जेक्ट के साथ हैड आता है, लेकिन प्रेजेंट में हैव किसके साथ आता है, हैज किसके साथ आता है, ये मैंने यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है। तो ये पहला सेंस, किसी के पास कुछ होना। मैं बोलूं मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, और मैं बोलूं मेरे पास कार थी तो आई हैड अ कार, हैव की पास्ट फॉर्म हैड लग जाएगी। ठीक है ना, ओके। तो अब ये सेंस हो गया। अब दूसरा सेंस है किसी के भाई बहन। जैसे मैं बोलूं मेरा एक भाई है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है ना। मेरा एक भाई था बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड अ ब्रदर। ठीक है, मैं बोलूं राहुल का एक भाई है बोलूं तो क्या बोलूंगा? राहुल, या फिर उसका एक भाई है तो ही के साथ क्या लगता है? हैव नहीं आता, हैज आता है। ही हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है। था बोलूंगा तो यहाँ हैड आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सेंस समझ गए आप, है ना। जैसे कोई बोले मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव 2 सन्स, है ना। उसके 2 बेटे हैं, उसके 2 बेटे हैं, कैसे बोलोगे? ही हैज 2 सन्स, ऐसे आ जाएगा। तो दूसरा सेंस भी समझ में आ गया। और तीसरा, किसी इंसान या चीज के अंदर कुछ होना। जैसे मैं बोलूं कार में पेट्रोल है या कार के अंदर पेट्रोल है, तो कैसे बोलूंगा? द कार हैज पेट्रोल। मैं बोलूं कार के अंदर पेट्रोल था, तब क्या बोलेंगे? द कार हैड पेट्रोल। तो ये हैड आ गया यहां पर, ये सब्जेक्ट है आपका द कार। ठीक है, तो किस सेंस में हो गया? किसी चीज के अंदर या किसी चीज में कुछ होना, है ना। ठीक है ना। जैसे मेरे अंदर दिमाग है, मेरे अंदर हिम्मत है, मुझ में हिम्मत है, मेरे अंदर हिम्मत है, तो क्या मैं क्या बोलूंगा? आई हैव करेज, आई हैव करेज, है ना। मुझ में हिम्मत थी तो मैं क्या बोलूंगा? ऊपर लिख देता हूं आई हैड करेज, आई हैड करेज। तो ये इस सेंस में आपका हैज हैव हैड का यूज होता है। मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम स्टोरी को ध्यान से पढ़ते हैं और आप एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। ठीक है ना। वंस देयर लिव्ड अ किंग, एक समय की बात है, एक राजा, लिव्ड मतलब रहता था, एक राजा रहता था। नेम्ड मतलब नाम का, राल्फ, राल्फ नाम का एक राजा रहता था। ही हैड, उसके थे या उसके क्या थे? 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। द फर्स्ट सन वॉज सैम। जब भी आप लिखते हैं ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब भी इस टाइप की चीजें आप लिखते हैं, है ना, लास्ट, नेक्स्ट, इसको बोलते हैं ऑर्डर बताने वाली चीजें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑर्डर बताते हैं ना, इसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, ऑर्डिनल। तो इसके साथ हमेशा द लगता ही है।
बिना द लगाए आप कभी मत लिखना, फर्स्ट अकेला मत लिखना, द फर्स्ट लिखना पड़ेगा। ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसा। तो ये रूल है, इसको रट लो। द फर्स्ट सन, पहला बेटा, वॉज मतलब था, कौन था? सैम। एक राजा के 3 बेटे, एक राजा था जिसके 3 बेटे थे, पहला बेटा कौन था? सैम। द सेकेंड वॉज, दूसरा था, कौन था? जॉन, जॉन था दूसरा। एंड द थर्ड वॉज, और तीसरा था एरिक। 3 बेटे थे, पहला था सैम, दूसरा था जॉन, और तीसरा था एरिक। राजा के 3 बेटे, ठीक है, बहुत प्यारी कहानी है, ध्यान से सुनना। द किंग वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। राजा, द किंग मतलब राजा, वॉज मतलब था। अब ये जो मतलब है ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है की कगार पर, की कगार पर था, है ना। किस चीज की कगार पर था? डेथ मतलब मृत्यु की कगार पर था, मतलब मरने की स्थिति में था, मरने वाला था, ठीक है। तो ऑन द वर्ज के साथ ऑफ, ये पूरा का पूरा वर्ड याद रखना, इसका मतलब होता है की कगार पे होना, डेथ मतलब मृत्यु की कगार पे। अगर मैं बोलूं मैं मैच जीतने की कगार पर था, तो मैं क्या बोलता? ऐसा बोलता, यहां मैं लिख देता हूं, आई वॉज, मैं था, किस कगार पर? ऑन द वर्ज ऑफ, ऑफ किस चीज की कगार पर? जीतने की कगार पर। विनिंग, आईएनजी फॉर्म लिखना वर्ब की, है ना, WINNING, विनिंग द मैच, मैं मैच जीतने की कगार पर था, ठीक है ना। वह मरने की कगार पर था, तो कैसे बोलोगे? ही वॉज, वह था, ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, वो मरने की कगार पर था, है ना, ठीक है। वो पास होने की कगार पर था लेकिन फेल हो गया। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ, पास करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आप बोल सकते हैं पासिंग भी बोल सकते हो, है ना, या फिर विनिंग, या फिर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑन द वर्ज का मतलब, ऑफ का मतलब होता है की कगार पर होना, ठीक है। ठीक है, तो द किंग वॉज, राजा था, ऑन द वर्ज ऑफ, की कगार पर, किस चीज की कगार पर? डेथ मतलब मृत्यु की कगार पर था, मरने ही वाला था। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, वो राजा चाहता था, क्या चाहता था? टू पुट मतलब सम्मिलित करना, यहां डालना या सम्मिलित करने के सेंस में आया है। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू पुट मतलब सम्मिलित करना चाहता था, किसको? हिज 3 सन्स, अपने 3 बेटों को, कहां पर, किस चीज में? टू द टेस्ट, टू लगा के लिखना है, कहां सम्मिलित करना चाहता था? टू द टेस्ट मतलब परीक्षा में, मतलब परीक्षा दिलाना चाहता था, उनकी परीक्षा लेना चाहता था, उनसे उनकी परीक्षा लेना चाहता था, ठीक है। फिर क्या हुआ? ही आस्क्ड, फिर क्या हुआ? ही आस्क्ड, उसने पूछा, देम मतलब उनसे, उस राजा ने पूछा उनसे, अपने बेटों से पूछा, 3 जो सन थे, क्या देखो आस्क का मतलब यहाँ पूछा नहीं है ना, आस्क का मतलब है कुछ करने के लिए कहना। देखो आस्क का मतलब पूछना भी होता है, लेकिन किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं ना, जैसे मैं बोलूं उसने मुझे कमरा साफ करने के लिए कहा, तो मैं ऐसा बोलूंगा ही आस्क्ड मी टू क्लीन द रूम, क्लीन द रूम, उसने मुझे कमरा साफ करने के लिए कहा, उसने मुझे जाने के लिए कहा, ही आस्क्ड मी, अब टू लगा के लिखूंगा, टू गो, वहां जाने के लिए कहा तो देयर, ही आस्क्ड मी टू गो देयर, उसने मुझे वहां जाने के लिए कहा। वैसा ही यहां पर सेंस आ रहा है, देखना समझना, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर, इसको याद रख लो। ही आस्क्ड देम, उसने कहा, उस राजा ने कहा, देम मतलब उन्हें, अपने 3 बेटों को क्या कहा? टू असेंबल द नेक्स्ट डे, टू असेंबल मतलब इकट्ठा होने के लिए कहा, है ना। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, अगले दिन क्या बोला? सब इकट्ठा हो जाना, एक साथ आ जाना भाई, है ना, इकट्ठा हो जाना, कहां पर? इन हिज रूम, उसके कमरे में, उस राजा के कमरे में इकट्ठे होने के लिए कहा अगले दिन, ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ? अब यहां आस्क का मतलब आ गया पूछना, है ना, नहीं यहां भी फिर से वही करने के लिए कहना। ही आस्क्ड देम, उसने कहा, देम मतलब उनसे, क्या करने को कहा इस बार? अब टू फिल, भरने के लिए कहा, फिल करने को कहा, क्या चीज? द एंटायर रूम, समस्त कमरे को, एंटायर मतलब पूरे, संपूर्ण, रूम मतलब कमरे को फिल करने के लिए कहा। विद समथिंग, विद मतलब से, समथिंग मतलब किसी चीज से। पहले तो बोला भैया कल सबके सब मेरे रूम में असेंबल हो जाना, जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना। फिर उस राजा ने अपने 3 बेटों से क्या कहा? ही आस्क्ड देम, उनने उनसे कहा टू फिल द एंटायर रूम, फिल कर दो, भर दो पूरे कमरे को, विद समथिंग मतलब किसी चीज से।
और फिर क्या कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, देखो ये ही सेड, उसने कहा, उस राजा ने कहा। आगे क्या कहा, whoever does fill this room, जो कोई भी, does fill मतलब भर देगा, this room इस कमरे को, completely मतलब पूरी तरह से, जो कोई भी इस कमरे को, does क्यों लगाया, थोड़ा सा स्ट्रेस डालने के लिए, जो बिल्कुल भर देगा, सच में भर देगा, ये वाला सेंस आ रहा है ना। जैसे मैं बोलूं मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आई गो टू स्कूल, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस, मैं स्कूल जाता हूं, ये वाला सेंस देना है। मैं स्कूल जाता तो हूं, जाता हूं, ये वाला सेंस थोड़ा जोर लगाना है। तो हम क्या बोलेंगे, आई डू गो टू स्कूल। यहां आई के साथ डू डज नहीं आता, इसलिए हमने डू लगाया, लेकिन यहां पर whoever के साथ डज लग सकता है, तो यहां पर बोला है whoever does fill, जो फिल कर देगा, है ना, जो फिल कर दे दिस रूम इस कमरे को, कंप्लीटली पूरी तरह से, विल बिकम वो बन जाएगा, विल बिकम मतलब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द किंग राजा बन जाएगा, है ना। जो इस कमरे को पूरी तरह से भर देगा किसी भी चीज से, वो राजा बन जाएगा। ही सेड, उसने कहा, उस राजा ने कहा अपने बच्चों से, वही राजा बन जाएगा मेरे मरने के बाद। द फर्स्ट सन, जो पहला बच्चा था, पहला बेटा था, ब्रॉट, उसने लाया। देखो ब्रिंग मतलब होता है लाना, उसी की पास्ट फॉर्म है ब्रॉट। तो पहले बेटे ने लाया, क्या लाया, डायमंड्स, डायमंड्स लेके आ गया, सो मतलब हीरे लेके आ गया। विच फिल्ड, जिसने, उस डायमंड्स ने, फिल्ड मतलब भर दिया, भरा, उस डायमंड ने भरा, ओनली केवल, हाफ द रूम मतलब आधा कमरा, उन डायमंड ने सिर्फ आधा कमरा भर पाए, इतने डायमंड से आधा कमरा भर पाया बस, ठीक है। पहले बेटे ने ऐसा किया। दूसरे बेटे ने क्या किया, द सेकेंड सन, दूसरे बेटे ने, फिल्ड मतलब भर दिया, द रूम मतलब कमरे को, विद मतलब से, किससे, कॉटन, कॉटन से, कपास से भर दिया। बट लेकिन इट वॉज नॉट सफिशियंट, लेकिन ये सफिशियंट नहीं था, मतलब वो नहीं था, सफिशियंट मतलब कम मात्रा में, भरपूर मात्रा में नहीं था, है ना। बट इट वॉज नॉट सफिशियंट मतलब ये भरपूर मात्रा में नहीं था, सफिशियंट नहीं था, कम था। द थर्ड केप्ट अ लैम्प, और तीसरा जो बेटा था ना, उसने केप्ट, कीप की पास्ट फॉर्म है केप्ट, कीप मतलब रखना, केप्ट मतलब रख दिया, क्या रख दिया, अ लैम्प, एक लैंप रख दिया। कहां रख दिया, इन द मिडल ऑफ द रूम, इन द मिडल मतलब बीच में, किसके बीच में, ऑफ द रूम, रूम के बीच में, उस कमरे के बीच में क्या रख दिया, एक लैंप रख दिया, लैंप जल रहा था जो, वो रख दिया। और फिर क्या हुआ, इट स्प्रेड, इट मतलब ये लैंप को बुलाए, इट स्प्रेड लाइट, उस लैंप ने स्प्रेड मतलब फैला दिया, क्या फैला दिया, लाइट फैला दिया। इट स्प्रेड लाइट, उस लैंप ने लाइट फैला दिया, कहां पर, इन द होल रूम, पूरे कमरे भर, पूरे कमरे भर उस लैंप ने लाइट को फैला दिया, ठीक है। द किंग एप्रिसिएटेड एरिक, एप्रिसिएटेड ईडी लगा है ना, पास्ट फॉर्म, राजा ने एप्रिसिएट किया मतलब तारीफ की, है ना, तारीफ की, किसकी, एरिक की, जो तीसरा बेटा था। एंड और डिसाइडेड, और फैसला किया, ईडी लगा, डिसाइडेड फैसला किया, दैट की ही विल बी द किंग, ही विल बी वो होगा, द किंग मतलब राजा, वो राजा होगा, ऐसा उसने फैसला कर दिया, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एरिक तो बन गया राजा, और द टू सन्स, और बाकी के दो बच्चे थे, दो बेटे थे, वर अशेम्ड, वो क्या थे, शर्मिंदा थे, अशेम्ड थे, शर्मिंदा थे, ऑफ देमसेल्व्स मतलब अपने आप से, अपने आप में क्या थे, वो लज्जित थे, शर्मिंदा थे। एज क्योंकि देयर उनके यंगर ब्रदर, छोटा जो भाई था, देयर मतलब उनका, यंगर मतलब छोटा, ब्रदर मतलब भाई, उनका जो छोटा भाई था, हैड डिफीटेड देम, उसने हरा दिया था, देम मतलब उन्हें, क्योंकि छोटे भाई ने उन्हें हरा दिया था। देखो जब आप किसी चीज पर शर्मिंदा होते हैं ना, लज्जित होते हैं, तो अशेम्ड के साथ ऑफ लगाकर लिखते हैं, ठीक है, ये चीज याद में रखना, ठीक है ना। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था, तो कैसे बोलेंगे, ही वॉज अशेम्ड, अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक, हिज मिस्टेक, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था। तो इस टाइप से आप अशेम्ड के साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज पर भी आप शर्मिंदा होते हैं। वो अपने आप में शर्मिंदा था, ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ये मतलब होता है अपने आप से शर्मिंदा था, है ना, इस टाइप से, समझ गए, ओके। तो यहां पर लिखा है द टू सन्स वर अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स,
वो जो दो बेटे थे वो अशेम्ड थे एंड देमसेल्फ मतलब खुद पर, क्योंकि दो लोग हैं इसलिए देमसेल्फ बोला, एज क्योंकि देयर यंगर ब्रदर उनके छोटे भाई ने हैड डिफीटेड हरा दिया था देम मतलब उन्हें, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, द डिमाइज, डिमाइज का मतलब होता है देहांत या मृत्यु, आफ्टर द डिमाइज मतलब देहांत के बाद, किसके, ऑफ मतलब का, किसका डिमाइज, द किंग राजा के, राजा के देहांत के बाद एरिक बिकेम द किंग, एरिक बिकेम मतलब बन गया, बिकम की पास्ट फॉर्म है, बिकेम है ना, बिकेम क्या बन गया, द किंग मतलब राजा बन गया है ना, आफ्टर द डिमाइज ऑफ द किंग एरिक बिकेम द किंग, राजा बन गया कौन, एरिक। कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर पसंद आते हैं तो कमेंट आप जरूर करना, मैं मुझे हमेशा आपकी कमेंट्स का इंतजार रहता है, और मुझे बताना कि मैं यहाँ पर हिंदी में लिखूँ या ऐसे आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आपको इस तरह से समझ में आएगा तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। हिंदी में लिखने वाला एकदम बिगिनर लेवल के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं तो बिना हिंदी में लिखे ही आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कमेंट करके आप बताना, आप जैसे बोलेंगे वैसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट।